हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की क्लासेस चल रही हैं और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हिंदी में हमने 500 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है और आज इस सीरीज की 4th क्लास है। आई होप आपने इसकी पहले की 3 क्लास कंप्लीट कर ली हो और आज 4th क्लास में भी मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं और आप 20 में से 20 नंबर लेना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन की जो सीरीज है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं और उन्होंने इन सीरीज को यदि अभी नहीं देखा है, यानी 3 क्लासेस इसके पहले वाली नहीं देखी है, तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वो क्लासेस देख सकते हैं और क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले लास्ट क्लास में मैं हर क्लास के बाद एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप सभी आंसर भी देते हैं, तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं और उसका आंसर भी देख लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था राधा कृष्ण में कौन सा समास है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। और कौन सा समास है इसमें द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। तो राधा कृष्ण में रहता है, राधा कृष्ण में है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें शब्द एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। और एक और पहचान होती है, यहाँ जो शब्द विपरीत रहते हैं दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है ना। तो द्वंद्व समास की काफी सारी पहचान है, इसलिए राधा कृष्ण में हमें अलग ही दिख रहा है कि कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। चलो आगे आते हैं और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, जो 3 क्लास कंप्लीट हुई है, हर क्लास में मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं, तो उस अकॉर्डिंग 90 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से नंबरिंग भी इसी हिसाब से चलाएंगे हम, नंबरिंग भी इसी तरह से रहेगी। 91 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। निम्न में से एक वचन है चांदी, सोना, लोहा, उपरोक्त सभी। तो एक वचन कौन सा है इनमें से? तो तीनों ही जो यहाँ पर लिखे हैं, यानी चांदी भी, सोना भी, लोहा भी, ये तीनों ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं हमेशा। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं ना, वो पूरी धातुएं हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। एक वचन का तो आपको पता ही होगा कि एक वचन क्या होता है, इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है, पर आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सारी धातुएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, जंतर शब्द में वचन है कौन सा? एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जंतर शब्द है भाई एक वचन। आप गलती से भी आंसर बहुवचन मत लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जनता मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो आंसर लगा लो यहाँ पर बहुवचन। देखो, ऐसा नहीं होता और व्यापम इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। जनता मतलब एक की तरफ संकेत किया जा रहा है, जनता के ही अंदर बहुत सारे लोग हैं तो वो नहीं देखा जाएगा। जनता मतलब किसी एक की बात चल रही है, मैंने बोला उधर जनता खड़ी है, मतलब उधर जनता खड़ी है, मेरा संकेत केवल एक की तरफ गया और वो कौन? जनता, है ना। अब उसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं तो वो हम नहीं देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके तहत आंसर नहीं लगाया जाता है। इसी आधार पर जनता शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन है। और जितनी भी समूहवाचक संज्ञा होती है ना, वो सारी समूहवाचक संज्ञा भी एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। कौन सी संज्ञाएं? जितनी भी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93, तिथि शब्द का बहुवचन क्या है? तिथियों, तिथियां, तिथियों या इनमें से कोई नहीं। तो तिथि शब्द का बहुवचन होता है बी वाला, तिथियां। या में ऊपर चंद्रबिंदी भी लगेगी, इसका विशेष ध्यान रखें। 94 नंबर पर है नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। नारी का बहुवचन होता है नारियां, जो द नंबर पर है, 4th नंबर पर है, वो इसका बहुवचन होगा। देखो, होता क्या है ना, इस नारी में जो रा में बड़ी की मात्रा है, इसे बहुवचन बनाने के लिए पहले हम छोटी में बदलेंगे और छोटी की मात्रा के बाद हम या में ऊपर चंद्रबिंदी लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 95 है चेहरे चेहरे में कौन सा समास है? तो यहाँ शब्द रिपीट हो रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है। चलो ऑप्शन देखते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि समास। तो चेहरे चेहरे में है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? तो यहाँ अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी में स्वरों की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। व्यापम ने इसका आंसर क्या दिया है अभी डिस्कस करेंगे हम। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो इसकी संख्या होती है 11। व्यापम ने बोला है कि स्वर कितने हैं? 11। आपको 13 आंसर नहीं बताना है, क्योंकि 13 ही होते हैं स्वर, लेकिन इसमें 2 को शामिल नहीं किया है। किस किस को? तो एक तो अम को और दूसरा आहा को।
चलो क्वेश्चन नंबर 97, स्पर्श व्यंजन होते हैं 36, 33, 25 या 11। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेके माँ तक के जितने भी वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 98 है, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो संयुक्त स्वर होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण, वर्णों का क्रम। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। क्या होता है? तो इसमें मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, तो उस लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं, वर्णमाला में मात्रा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन कभी ध्वनि ऑप्शन में ना हो तो उस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे स्वर, व्यंजन, वर्ण या कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। इसलिए 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, वर्ण। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थवचन, एकवचन, संख्यावचन या बहुवचन। तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावचन, क्योंकि वचन में संख्या आती है और ये दो रूप में आती है, एक वचन और बहुवचन के रूप में, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संख्यावचन। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है, जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, किस में प्रयुक्त होते हैं? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में या कोई नहीं। तो जितनी भी द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। घी हो गया, तेल, पानी, दूध, दही, शहद, ये सभी किस में जाएंगे? एक वचन में। 113 नंबर पर आते हैं, 103 नंबर पर आते हैं। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग होता है। तो अभी पहले कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जिसमें मैंने बताया था, शायद पहले या दूसरे नंबर का एक क्वेश्चन था आज का, जिसमें मैंने बोला था जो धातुओं की जाति बताती है, जो धातुएं रहती हैं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है एक वचन, बहुवचन, दोनों या कोई नहीं। तो धातुओं की जो जातियां रहती हैं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। हिंदी में निम्न में से कौन से शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं? अब ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका एक वचन नहीं होता, वो हमेशा बहुवचन रहते हैं? आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर व प्राण या सभी। तो ये चारों ही, ये जो तीन ऑप्शन दिए ना, तीनों ऑप्शन में आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर व प्राण, ये जितने भी उदाहरण है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, सोना व चांदी शब्द प्रयुक्त होते हैं एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी धातुएं हो गई, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, सभी धातुएं होती हैं। और अभी हमने देखा था किस में प्रयुक्त होती हैं, तो ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। 106 से गुरुजन है, एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुजन शब्द जो लिखा है ये बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पर जन लगा है तो आप समझ जाइए कि एक वचन में नहीं, ये किस में प्रयुक्त होगा? बहुवचन में। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एकल शब्द है, शत्रुहंता, शत्रुधन, अजात शत्रु या शत्रुनाशक। तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु। 108 है, भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो भाषा शब्द, देखो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर हलंत का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहाँ हलंत लगा है, कहाँ नहीं लगा है। और भाषा शब्द संस्कृत के जिस धातु से, जिस शब्द से उत्पन्न हुआ है वो रहती है भाष धातु। इसमें जो षा षटकोण है, पहली चीज तो इसमें षा षटकोण आएगा और उस षा षटकोण में आधे रा की मात्रा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109 है, इनमें से संयुक्त व्यंजनों, निम्न में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है? छ, अ, त्र, ज्ञ। तो इन चारों में से ही जो अ लिखा है ना, ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। छ आता है, त्र आता है, ज्ञ आता है और एक और रहता है श्रा। ये चार आते हैं, बाकी छोटा अ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि या महाजनी लिपि। तो हिंदी जो हमारी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि एक तरह का चिन्ह होता है, लिखी तो ये देवनागरी में जाती है, लेकिन ये लिपि क्या है? तो लिपि एक तरह का चिन्ह है, निशान है। और भारतीय लिपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है? तो वो है ब्राह्मी लिपि। ये क्वेश्चन अभी नहीं इसमें लिखा है पर मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया।
क्वेश्चन नंबर 111 है, वर्णों का समूह कहलाता है वर्णमाला, अनुस्वार, लिपि या भाषा। तो वर्णों का समूह कहलाता है वर्णमाला। 112 है, ए स्वर है। ये जो ए लिखा है ये स्वर कौन सा है? दीर्घ है, अयोगव है, ह्रस्व है या मूल स्वर है? तो ए स्वर जो है यह दीर्घ स्वर में आता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी किस में जाते हैं? दीर्घ स्वर में जाते हैं। 113 नंबर पर है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार यानी अम की बिंदी, और इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? आंख, भैंस, गंगा या भेड़, जहां पर इसका उच्चारण हो रहा होगा ना, जहां प्रयोग हो रहा होगा वो बताना है। जो साइलेंट है, जो लगे हैं लेकिन उच्चारित नहीं हो रहे हैं, उसका नहीं बताना है। जैसे हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका आंसर आ रहा है गंगा, क्योंकि इसमें अम का उच्चारण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कृपा देखो अलग अलग तरीके से लिखा है। अब कृपा का शुद्ध रूप क्या है? तो ए ऑप्शन में जो लिखा है कृपा, जिस तरह से इसमें कृपा लिखा है वही इसका शुद्ध रूप होता है। 115 को देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 6 कैसे लिखते हैं? तो सी ऑप्शन, स नंबर पे जो लिखा है 6 ऐसे ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, शुद्ध शब्द छाटिए। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या है? तो जो डी नंबर पर है युयुत्सा, ये शुद्ध शब्द है। युयुत्सा इसी तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करो। तो इन चारों ही ऑप्शन में से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध है डी नंबर वाला, निरीक्षण। रा में बड़ी की मात्रा आती है इसमें। 118 की तरफ आते हैं, जिसके बराबर दूसरा ना हो के लिए एक शब्द। अतुलनीय, अद्वितीय, अद्वितीय, अताज्य। तो जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो के लिए शब्द है अद्वितीय। 119 क्वेश्चन है, जो पहले ना हुआ हो, अभ्यस्त, अभूतपूर्व, अपेक्षित या अप्रहत। तो जो पहले ना हुआ हो के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। क्या है इसके लिए शब्द? अभूतपूर्व। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नासिक के व्यंजन होते हैं पंचमाक्षर, प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर ज़रूर डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं हमारी 500 की सीरीज़ में। और यदि वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें पता चले वीडियो कितनी पसंद आ रही है आपको। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ, इसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। अच्छा, एक चीज़ और कहनी थी, मैनेजमेंट की क्लास का काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे, मैनेजमेंट की क्लास बंद हो गई क्या? देखो, बंद नहीं हुई है, मैनेजमेंट की क्लास भी मिलेगी। 1-2 दिन का टाइम दीजिए। थोड़ा मेरा शेड्यूल अभी गड़बड़ चल रहा था, इस वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई। बाकी आपको 1-2 दिन में मैनेजमेंट की क्लास भी मिल जाएगी, है ना? टेंशन मत लो, सारे ही सब्जेक्ट कवर करेंगे हम। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।